हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के सभी जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसे कवर करेंगे और ये आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम, यूपी पीसीएस या फिर जो लेखपाल का एग्जाम आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न रहते हैं। यूपी पीसीएस में स्टेटमेंट वाइज और बाकी जो यूपी के एग्जाम है उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। ये जो सभी स्थल हैं, मैंने इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। अतरंजी खेड़ा जिला कौन सा है? इसमें एटा जिला में स्थित है अतरंजी खेड़ा। ये डायरेक्ट मैचिंग में आ सकता है क्वेश्चन। किस नदी के किनारे है अतरंजी खेड़ा? काली नदी के किनारे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, चित्रित मृदभांड मिले हैं यहाँ से, लौहअयस्क अग्निकुंड, वृत्ताकार अग्निकुंड मिला है, धान की खेती के साक्ष्य मिले। सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। और ये यहाँ से ताम्र पाषाणकालीन बस्तियाँ भी मिली, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ताम्र पाषाणकालीन यहाँ पे बस्तियाँ मिली हैं यहाँ से। ह्वेनसांग ने अतरंजी खेड़ा को क्या कहा है? तो पिलोशान कहा है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में पहले भी। ह्वेनसांग ने इसे पिलोशान कहा है। आगे चलेंगे। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन नाम इसका याजसा था। प्राचीन नाम अक्सर पूछा जाता है। ये 5 तीर्थंकर जो जैन तीर्थंकर थे उनकी जन्मस्थली है। कौन कौन से थे उनका नाम पूछा जाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन अयोध्या से संबंधित नहीं है। तो ऋषभ देव का जन्म हुआ था यहाँ पे, पहले तीर्थंकर जो थे। फिर अजीत नाथ का जन्म हुआ था जो दूसरे तीर्थंकर थे। फिर चौथे जो तीर्थंकर थे अभिनंदन नाथ, उनका जन्म हुआ था। ऋषभ, अजीत, अभिनंदन। फिर सुमतिनाथ 5वें और अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर। ऋषभ देव, अजित नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। आगे इसी में है, यहाँ से पुष्यमित्र शुंग जो है उनका लेख मिलता है और उसमें लेख में है कि उन्होंने यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पूछा जा सकता है किसने यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे अयोध्या में? पुष्यमित्र शुंग ने। आगे चलेंगे। अगला जो है अहिछत्र है। अहिछत्र कहाँ स्थित है? रामनगर बरेली में। बरेली में स्थित है अहिछत्र। ये महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी था। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य और उत्तरी पांचाल की अहिछत्र थी। अशोक के यहाँ अशोक का स्तूप यहाँ से मिलता है। पूछा जाता है स्टेटमेंट में अशोक का स्तूप यहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पे अशोक का स्तूप भी है। कई जगह अशोक ने स्तूप बनवाए थे, तो इस तरह से भी प्रश्न आता है इनमें से कहाँ अशोक से संबंधित स्तूप स्थित नहीं है। तो अहिछत्र में है। फिर यहाँ से मित्र उपाधि के सिक्के मिले हैं, कुषाणकालीन सिक्के मिले, यमुना की मूर्ति मिली यहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यमुना की मूर्ति अहिछत्र से मिली है। फिर आलमगीरपुर, ये मेरठ में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ ये जो है स्थल, ये सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कहा जाता है। सबसे पूर्वी स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से कपास के भी साक्ष्य मिले हैं। कपास के साक्ष्य आलमगीरपुर। नेक्स्ट है पिपरवा। ये कहाँ पे स्थित है? कपिलवस्तु, जो कि सिद्धार्थनगर में आता है। उसके बाद बौद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। से पिपरवा से बुद्ध की, ये बुद्ध लिखा हुआ है, बुद्ध की अस्थियां मिली हैं। अस्थियों से बनी हुई पाषाण मंजूषा मिली है। तो पूछा जा सकता है कहाँ से मिली है। सीधे सीधे यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पिपरवा किस जिले में स्थित है? तो सिद्धार्थनगर में स्थित है। आगे बात करेंगे लुम्बिनी की। लुम्बिनी जो कि नेपाल में है, लेकिन ये महाराजगंज से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे रुम्मिनदेई में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। रुम्मिनदेई में वहाँ पे जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। इसी वजह से अशोक ने वहाँ पे टैक्स घटा के 1/8 कर दिया था। हर जगह 1/6 टैक्स लिया जाता था, वहाँ से 1/8 लिया जाता था। आगे बात करेंगे, जब यहाँ पे विजिट किया उसके बाद टैक्स कम कर दिया था अशोक ने। फिर आगे कौशाम्बी। कौशाम्बी प्रयागराज से 60 किलोमीटर है, अलग एक जिला है। उसके बाद ये जो है महाजनपद काल में वत्स जनपद की राजधानी थी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और यहाँ के जो प्रसिद्ध राजा थे उनका नाम था राजा उदयन। उदयन कहाँ के राजा थे पूछा जा सकता है? तो वत्स के थे। और यहाँ से विम कटफिशिस और कनिष्क काल के सिक्के मिलते हैं। कुषाण वंश के दोनों संबंधित है, विम कटफिशिस और कनिष्क, इनके सिक्के मिलते हैं। और यहाँ पे जो हुड़ शासक था तोरमार ने यहाँ पे हमला किया था और इसे बुरी तरह से तबाह कर दिया था पूरा कौशाम्बी को, वत्स जनपद को। आगे बात करेंगे यहाँ पे बौद्ध थेर पंथ जो है, थेर पंथ किसका है? बौद्धों का। थेर पंथ का केंद्र कहाँ पे है अगर पूछा जाए तो कौशाम्बी में स्थित है। और कौशाम्बी ही बौद्ध और जैन दोनों का विशेष स्थल है। इससे काफ़ी क्वेश्चन प्रश्न आते हैं एग्जाम में। घोषिताराम विहार जो कि बौद्ध स्थल है, घोषिताराम विहार, उसका अवशेष यहाँ से मिलता है। दिगंबर जैन मंदिर यहाँ स्थित है। और एक तीर्थंकर, 6वें नंबर के तीर्थंकर पद्म प्रभु की जन्मस्थली है कौशाम्बी। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पद्म प्रभु की 6वें तीर्थंकर की जन्मस्थली है। बौद्ध जैन दोनों के लिए विशेष है ये। हुड़ शासक तोरमार ने यहाँ पे हमला किया था। विम कटफिशिस और कनिष्क के यहाँ पे सिक्के मिलते हैं। घोषिताराम विहार है यहाँ पे। फिर आता है कड़ा। कड़ा जो कि कौशाम्बी जिले में स्थित है। कौशाम्बी जिले में, जो कि प्रयागराज से केवल 64 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी था पहले यहाँ का सूबेदार था, बाद में सुल्तान बना था। यहीं पे उसने जलालुद्दीन की हत्या करवाई थी। जलालुद्दीन जो खिलजी वंश का पहला शासक था, उसकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। तो यहीं कड़ा में उसने हत्या की थी।
और यहीं से उसने देवगिरी का, जो दक्षिण भारत में देवगिरी का आंदोलन उसने किया था, वहाँ पे विजिट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, वो यहीं पे रह के उसने आंदोलन का पूरा नेतृत्व किया था कड़ा में। मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे स्वर्गद्वारी बनवाई है, पूछा जा सकता है स्वर्गद्वारी कहाँ पे बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, कड़ा में। शहजादा सलीम जो कि जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने जब अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 1602 में, तो यहीं पे आके कड़ा के दुर्ग में ही शरण ली थी। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1765 में जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके साथ अंग्रेजों की संधि हुई थी, जिसमें कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया था। अंग्रेजों ने बाद में बस केवल यही 2 क्षेत्र मुगल बादशाह को दिए थे, बाकी उन्हें हर जगह से हटा दिया था मुगल बादशाह को। तो 1765 की जो इलाहाबाद की संधि थी, इससे संबंधित है कड़ा क्षेत्र से। और संत मलूक दास की जन्मस्थली भी कड़ा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संत मलूक दास की जन्मस्थली कहाँ है? कड़ा। आगे बात करेंगे कलिंजर, जो कि बांदा जिले में स्थित है। 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमर्दिदेव को यहाँ पे पराजित किया था कलिंजर में। फिर एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1545 में शेर शाह सूरी की मृत्यु यहीं पे हुई थी। जब उसने कलिंजर पर आक्रमण किया था, तो बारूद का गोला जब गया दुर्ग पे, उसके बाद वो लुढ़क के नीचे आ गया और विस्फोट हो गया गोले में, और शेर शाह सूरी की उसी दौरान मृत्यु हो गई थी। ये 1545 में मृत्यु हुई थी कलिंजर में ही। आगे बात करेंगे, पूछा जा सकता है शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो यही कलिंजर दुर्ग वाला था। कालपी जो कि जालौन में स्थित है, यमुना नदी के किनारे, इसे चंदेलों ने स्थापित किया था। और बीरबल की जन्मस्थली पूछा जाए तो कालपी ही है। बीरबल का यहाँ पे रंग महल मिलता है और टकसाल के अवशेष मिलते हैं। तो ये चीज़ें स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती हैं, या फिर पूछा जाएगा डायरेक्ट कि रंग महल कहाँ स्थित है, तो कालपी में। कालपी किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। किसने स्थापित किया था इसे? चंदेलों ने। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में। यहाँ से 2 पौराणिक टीले भी मिलते हैं, जिनका नाम है ब्यास टीला और नरसिंह टीला। ब्यास टीला और नरसिंह टीला कहाँ स्थित है? कालपी में। काशी, जिसे वाराणसी कहा जाता है, वाराणसी इसलिए कहा जाता है कि वाराणसी 2 शब्दों का मिश्रण है, वरुणा और अस्सी। वरुणा और अस्सी नदियों के बीच छोटी छोटी नदियाँ, इनके बीच ही काशी शहर या वाराणसी शहर बसा हुआ है। मेन नदी तो गंगा है। प्रथम उल्लेख काशी का कहाँ मिलता है, ये चीज़ पूछी जाती है, तो अथर्ववेद में पहली बार काशी का उल्लेख मिलता है। 2 तीर्थंकरों की यहाँ पे 2 तीर्थंकर का जन्म हुआ था। तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का यहाँ जन्म हुआ था, और 23वें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली काशी में ही थी। महाराजा अग्रसेन के बेटे थे ये पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। जो 24वें थे महावीर, केवल 24 तीर्थंकर हुए, तो ये लेटेस्ट वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। और 2 और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी थोड़ी दूर पे स्थित है ये, काशी में मेनली नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर 15 किलोमीटर दूर पे चंद्रपुरी स्थल है, वहाँ पे 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु का जन्म हुआ था। और सिंहपुर जो कि सारनाथ में है, वहाँ पे श्रेयांश का जन्म हुआ था, श्रेयांश नाथ का, जो कि 11वें तीर्थंकर थे। नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 23वें वाले का नंबर इंपॉर्टेंट है। बाकी नाम अगर पता रहे कि किस एरिया में इनका जन्म हुआ था, तो एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा तो सही हो जाएगा। अब अगला स्थल है जौनपुर। ये पूरा जो PDF है आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज है 9 मई, अभी तक 12 टेस्ट हो चुके हैं। पूरा एक्सप्लेन्ड आंसर के साथ आपको टेस्ट मिलेगा। और जितने भी PDF यहाँ पे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्लासेस के PDF होते हैं, वो चीज़ वहाँ पे आपको नोट्स के रूप में पूरा मिल जाएगी। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का क्रिस्प नोट, और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अगला है नंबर जो है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जौनपुर को पहले सिराजे हिंद कहा जाता था, ये क्योंकि ये पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1358 में। किसकी याद में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिनके बचपन का नाम था जौना खां, और इसी नाम पे जौनपुर नाम पड़ा था। स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की। आगे बात करेंगे, तुगलक के पतन के बाद, तो जब तुगलक वंश का पतन हो गया, तब यहाँ पे एक दूसरा वंश स्थापित हुआ, जिसका नाम था सरकी वंश। इसके संस्थापक थे मलिक हुसैन सरकी। और इन्हीं सरकी राजाओं ने कई यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्थल बनाए हैं। एक तो अटाला मस्जिद यहाँ की फेमस है, लाल दरवाज़ा फेमस है। अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा दोनों जौनपुर में। जामा मस्जिद है जौनपुर में। भारत में कई जगह पे जामा मस्जिद है, इसलिए स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि जौनपुर में है या नहीं, तो जौनपुर में भी एक जामा मस्जिद है, लाल दरवाज़ा है, टाला मस्जिद है। आगे चलेंगे, गढ़वा जो कि प्रयागराज में स्थित है। यहाँ से कुमार गुप्त के 2 शिलालेख मिले हैं और स्कंद गुप्त का 1 लेख मिला है। बस इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है। या फिर सीधे सीधे यहाँ पे गढ़वा किस जिले में स्थित है? प्रयागराज। फिर आता है देवगढ़। देवगढ़ जो कि ललितपुर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे है देवगढ़। और ये हिंदू और जैन दोनों का प्रमुख स्थल है। बौद्ध और जैन की बात नहीं की जा रही, हिंदू और जैन का प्रमुख स्थल है देवगढ़। यहाँ से गुप्तकालीन मंदिर दशावतार मंदिर जो काफ़ी फेमस है, यहाँ से इसका साक्ष्य मिलता है। ये ईंट से बना मंदिर है दशावतार मंदिर, ललितपुर में स्थित है देवगढ़ में। किससे संबंधित मंदिर है? कौन से भगवान की यहाँ पे मूर्ति है? विष्णु भगवान की।
फिर आगे यहाँ से 31 जैन मंदिर का ग्रुप मिलता है। एक तो हो गया विष्णु का मंदिर है, मतलब हिंदू का मंदिर है। जैन मंदिर का भी यहाँ से ग्रुप मिलता है 31 मंदिरों का। यहाँ पे गजेंद्र मोक्ष मंदिर है, वराह मंदिर है, सिद्ध की गुफा है, राजघाटी नाहर घाटी है। राजघाटी नाहर घाटी काफ़ी पूछा जाता है कहाँ पे स्थित है, तो देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, या फिर सीधे सीधे ललितपुर में ऑप्शन में हो सकता है। ऋषभदेव की यहाँ पे उत्कीर्ण लिपियाँ मिलती हैं यहाँ पे ऋषभदेव की, जो पहले तीर्थंकर थे। तो ये सभी चीज़ें स्टेटमेंट वाइज पूछी जा सकती हैं। सब चीज़ किसके बारे में था, देवगढ़ जो कि ललितपुर में है। अगला आता है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ये 1573 से 1588 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था। यहाँ पे सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिनकी वजह से अकबर ने इनकी बहुत काफ़ी पूजा की थी। कहा जाता है इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, जो कि बाद में जहांगीर बने। और यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जामा मस्जिद है यहाँ पे भी, जौनपुर में भी थी, यहाँ पे भी है। और जोधाबाई का महल है यहाँ पे, दीवाने खास दीवाने आम। और बीरबल का महल है यहाँ पे, मरियम का महल है, पंच महल है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी चीज़ आगरा में है, कौन सी फतेहपुर सीकरी में है। तो जो यहाँ जा चुका है उसके लिए तो ज़्यादा आसानी होगी इसे याद करना। तो एक काम करिएगा, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए केवल फतेहपुर सीकरी में कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए फतेहपुर सीकरी का एक बार जो गाइड वगैरह बताते रहते हैं यूट्यूब पे, तो किसी भी गाइड का कोई चैनल देख लीजिए जहाँ पे उसने काफ़ी चीज़ें दिखाई हो। ये देखिए पंचमहल है, किस तरह से बना है, तो दिमाग में थोड़ा फ़ोटो छप जाती है, तो वो देख लीजिएगा। आगे चलेंगे, यहाँ पे भीतर गांव, अभी आगरा पे भी आएंगे। यहाँ पे हो गया है फतेहपुर सीकरी। भीतर गांव जो कि कानपुर देहात में स्थित है, और ये गुप्त काल के यहाँ पे मंदिर मिलते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के मंदिर। भीतर गांव मंदिर काफ़ी फेमस है, केवल भीतर गांव मंदिर ही उसका नाम है, इसी नाम से है। कानपुर देहात में स्थित है, ईंट से बना मंदिर है। पूछा जाता है गुप्तकालीन ईंटों से बना मंदिर कहाँ मिलता है, तो भीतरगांव कानपुर देहात। बांस खेड़ा जो कि शाहजहाँपुर में है, गंगा नदी के किनारे, यहाँ से एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें हर्षवर्धन की पूरी वंशावली दी हुई है। तो बांस खेड़ा कहाँ पे है, शाहजहाँपुर। आगे है संकिसा, जो कि फर्रुखाबाद में है। संकिसा, इसे पहले कंपित भी कहा जाता था, कंपित। उसके बाद फिर यहाँ पे है महाभारत, बौद्ध साहित्य और चीनी यात्रियों का विवरण मिलता है यहाँ से, संकिसा से। पांचाल जनपद का एक प्रमुख नगर था प्राचीन काल में, अगर देखा जाए तो संकिसा पांचाल में आता था। फिर यहीं से बुद्ध भगवान जो थे, उन्होंने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया था। तो ये चीज़ पूछा जाता है कि कहाँ से दिया था, संकिसा से। अशोक निर्मित एक गज स्तंभ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गज स्तंभ, जिसमें एक स्तंभ बना है जिसमें गज की उल्टी हुई प्रतिमा बनी है, तो अशोक का गज स्तंभ संकिसा में है, जो कि फर्रुखाबाद में है। आगे चलेंगे, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, यहाँ से मध्यकालीन स्थल साक्ष्य मिलते हैं प्रतापगढ़ से, सराय नाहर से। फिर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम है सहेत महत स्थल। प्राचीन उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य पथ जो था उसका ये केंद्र था, मतलब ये तीनों जो रास्ते जाते थे उनका केंद्र बिंदु क्या था, तो श्रावस्ती। प्राचीन काल में पूछा जा सकता है ये। और बुद्ध ने 25 वर्षा काल यहाँ पे बिताए थे, बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे स्पेंड किया था, उनका एक फेवरेट स्थान था ये। और यहाँ पे जेतवन विहार स्थित है, जिसे किसी राजा ने दान किया था गौतम बुद्ध को, जेतवन विहार। फिर आता है एक आजीवक संप्रदाय के एक महान संत थे जिनका नाम था मक्खलीपुत्र गोसाल, उनकी जन्मस्थली क्या है, श्रावस्ती। तो इतनी चीज़ें हैं, सहेत महत स्तूप, जेतवन विहार है यहाँ पे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और मध्य पथ का केंद्र था प्राचीन काल में ये, मक्खलीपुत्र गोसाल की जन्मस्थली है। हुलास खेड़ा जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ से कुषाण काल के और गुप्त काल के साक्ष्य मिलते हैं। हाथी दांत की बनी हुई कंघी मिलती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथी दांत की कंघी हुलास खेड़ा में मिलती है। और हुलास खेड़ा कहाँ पे है, लखनऊ में। और एक स्थल है हुलास, हुलास कहाँ पे है, सहारनपुर में। हुलास खेड़ा है लखनऊ में। और हुलास में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये उत्तरी हड़प्पा काल का स्थल है हुलास, और यहाँ से काली ओपदार मृदभांड मिलते हैं। तो पूछा जा सकता है इस तरह से, ये स्थल इनमें से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है, तो हुलास वाला उत्तर प्रदेश में, हुलास खेड़ा भी उत्तर प्रदेश में है। आगे चलेंगे, या फिर 21 जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के। सोगौरा जो कि गोरखपुर में स्थित है, यहाँ से कुषाण काल के सिक्के और लौह वस्तुएं मिली हैं, अनाज भंडारण के अवशेष मिले हैं, मौर्योत्तर काल के सिक्के मिले हैं सोगौरा से। सोगौरा कहाँ है, गोरखपुर में। ददरी जो कि बलिया में स्थित है, यहाँ से भृगु ऋषि का मंदिर मिलता है, यहाँ पे बहुत बड़ा पशु मेला भी लगता है ददरी बलिया में। गोला गोकर्णनाथ जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है, यहाँ पे एक विशाल झील मिलती है गोकर्णनाथ में। नाथ संप्रदाय की एक सिद्धपीठ है, यहाँ पे गोरखपुर में भी है और यहाँ पे भी है। आगे चलेंगे,
नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में स्थित है, यह 88,000 ऋषियों की तपस्थली इसको कहा जाता है। यहाँ से दधीची आश्रम मिलता है क्योंकि यहाँ पे दधीची ने तपस्या की थी, जहाँ पे उनके शरीर में पूरा दीमक की बाम भी लग गई थी। नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में। सरधना जो कि मेरठ में है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेगम समरू ने यहाँ पे एक चर्च का निर्माण कराया था अपने पति की याद में। बेगम समरू जो थी ये इंडियन थी, लेकिन इन्होंने अंग्रेज से शादी की थी। आगे चलेंगे। श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में जो स्थित है, गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे एक मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा का मेला। श्रृंगी रामपुर कहाँ, किस जिले में स्थित है पूछा जा सकता है, फर्रुखाबाद में स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहाँ लगता है? श्रृंगी रामपुर में। देवबंद कहाँ पे है? सहारनपुर में। यहाँ पे एक अरबी भाषा का संस्थान है जिसका नाम है दारुल उलूम। देवबंद सहारनपुर, यहाँ पे दारुल उलूम स्थित है। बिठूर जो कि कानपुर में है, ये फेमस है वाल्मीकि आश्रम के लिए, और यहाँ पे लक्ष्मीबाई ने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था नाना साहब के साथ, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मगहर जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। कबीर की मृत्यु, यहाँ पे कबीर की दरगाह भी स्थित है, और यहाँ पे जो उनका बेटा था कमाल, उनकी भी दरगाह यहाँ पे स्थित है, तो मगहर इंपॉर्टेंट है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है, और ये शुक्रताल पूछा जाता है डायरेक्ट, ये ताल एक तरह का ताल ही है ये। और शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा कहाँ पे सुनाई थी? इस तरह के धार्मिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, कि कहावत है कि जो मान्यता है कि शुक्राचार्य ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई थी, वो कहाँ पे सुनाई थी? तो शुक्रताल में, जो कि मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। काकंडी जो कि देवरिया में है, ये किससे संबंधित है? तो एक तीर्थंकर है 9वें नंबर के, सुविधानाथ। सुविधानाथ की जन्मस्थली कहाँ है? काकंडी, जो कि देवरिया में है। आगे चलेंगे। पावानगर जो कि कुशीनगर में है, महावीर स्वामी ने शरीर त्याग किया था पावा में। बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है बहराइच में, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ पे दरगाह रहती है। बहराइच सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह। कन्नौज जिसे पहले महोदय श्री कहा जाता था क्योंकि काफ़ी संपन्न था ये, और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के समय में यहाँ पे विजिट किया था कन्नौज का, काफ़ी अच्छा ह्वेनसांग ने वर्णन किया है। छेमकली देवी का मंदिर है यहाँ पे, पद्मावती सती का मंदिर है, जयचंद्र का किला है। जयचंद्र का किला कहाँ पे स्थित है? कन्नौज में। आगे है देवी पाटन जो कि बलरामपुर में स्थित है, यहाँ पे पाटेश्वरी देवी का मंदिर है। पाटेश्वरी देवी का मंदिर देवी पाटन में। देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, किसकी मज़ार है? हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है देवा शरीफ में। और किसकी मज़ार यहाँ पे थी? अभी हमने देखा था बहराइच में थी, सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह बहराइच में है, और यहाँ पे इसमें कन्फ्यूज़न होता है, देवा शरीफ में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। आगे कुशीनगर। कुशीनगर किस लिए फेमस है? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अशोक निर्मित कई स्तूप और विहार हैं यहाँ पे। शयन मुद्रा में एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा मिलती है बुद्ध की यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, राणा भर स्तूप पूछा जाता है काफ़ी बार। राणा भर स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। राम जानकी का मंदिर है यहाँ पे। बौद्ध संग्रहालय है यहाँ पे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अशोक निर्मित कई स्तूप और विहार हैं, शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा है, राणा भर स्तूप, राम जानकी मंदिर और बौद्ध संग्रहालय। आगे चलेंगे। आगरा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? एतमादुद्दौला का मकबरा है, जहांगीरी महल है, अकबरी महल है, मोती मस्जिद है, और ताजमहल तो सबको पता ही है। तो ये सभी जो स्थल हैं, जहांगीरी महल, अकबरी महल, मोती मस्जिद, ये सब एक किले के अंदर हैं जिसे कहा जाता है आगरा का लाल किला। तो आगरा का लाल किला आगरा में स्थित है। जहांगीरी महल भी है, अकबरी महल भी है, एतमादुद्दौला का मकबरा जो कि नूरजहाँ ने बनवाया था, जहांगीर की पत्नी ने, उनके पापा का नाम था एतमादुद्दौला। और यहीं पे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म हुआ था। नेमिनाथ का जन्मस्थली क्या है? आगरा। अगला है लखनऊ। प्राचीन नाम जो कहा जाता है लक्ष्मणपुरी इसका नाम था। पहले नवाब कौन थे? सादत अली। और किसने राजधानी बनाई थी? किस नवाब ने लखनऊ को? तो आसफुद्दौला ने राजधानी बनाई थी। यहाँ पे कौन कौन से स्थल जो इंपॉर्टेंट है? रूमी दरवाज़ा है यहाँ पे, इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, और आसफी मस्जिद है, दौलत खाना है, रेजिडेंसी है, बिबियापुर कोठी है, छतर मंजिल है, संत शाहमीना की मज़ार है यहाँ पे। शाहमीना मज़ार कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आसफी मस्जिद लखनऊ में, दौलत खाना लखनऊ में, बिबियापुर कोठी लखनऊ में, छतर मंजिल लखनऊ में। तो ये पूरा PDF आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ ही मिल जाएगा। जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।